हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग ने थंबनेल में देख लिया है कि आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th जो मैथ्स का चैप्टर 1 है उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो आपको मैं आज बताने वाला हूँ। अगर आपने पढ़ लिया है ठीक है तो ये आपका रिवीजन हो जाएगा, और अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपको फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें नहीं पता है, तो अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली बिना स्किप किए अगर आप ध्यान से देख लेते हैं तो आपको चैप्टर की कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी और आपका एग्ज़ाम अच्छा जा सकता है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम गंवाते हुए। तो यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर का नाम जो है वो है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि रियल नंबर एक्चुअली कहते किसको हैं, बट उससे पहले आपको कुछ टर्म्स को जानना ज़रूरी है जो आपने पिछले क्लासेस में सीख लिए हैं, जान लिए हैं, समझ गए हैं। मैं आपको वो चीज़ रिकॉल करा देता हूँ और वो चीज़ आपकी रिवाइज हो जाएगी। देखिए, सबसे पहला टर्म होता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्याएं। काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं उनको नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। जो भी चीज़ जिस नंबर से, जिस संख्या से हम लोग काउंटिंग करते हैं, गिनती करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर, यानी कि गिनती वाली संख्याएं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। कौन कौन से नंबर हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। इस तरीके से जितनी भी संख्याएँ हैं वो सारी की सारी प्राकृत संख्या कहलाती हैं। इससे रिलेटेड 2 पॉइंट आपको याद रखने ज़रूरी हैं। देखिए, प्राकृत संख्याओं के समूह में ज़ीरो शामिल नहीं है, यानी कि अगर नेचुरल नंबर की बात करें हम तो उसमें ज़ीरो को इंक्लूड नहीं किया जाता है, ज़ीरो उसमें इंक्लूड नहीं है, और इसे हम लोग इन संकेत से सूचित करते हैं। मतलब अगर कहीं पे हमें नेचुरल नंबर को शो करना होगा, बताना होगा, तो उसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं होल नंबर्स की बात करते हैं। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? इफ़ जीरो इज एडेड इन द ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर देन इट फॉर्म द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल होल नंबर्स। यानी कि अगर आपको प्राकृतिक संख्या के समूह में, अगर प्राकृत संख्या के समूह में जीरो शामिल कर लिया जाता है तो पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाता है। यानी कि प्राकृत संख्या कौन है? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। इसमें अगर हम लोग ज़ीरो को ऐड कर दें तब जो ये कलेक्शन बन जाएगा हमारे पास, उस कलेक्शन को हम लोग होल नंबर्स कहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि जो 0 1 2 3 4 5, अब जो ये कलेक्शन बना हमारा वो पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो इसलिए आप बस इतना चीज़ याद रखिए कि 1 2 3 4 जो है 1 से आगे ये नेचुरल नंबर में भी है और होल नंबर भी हो सकता है, बट 0 जो है वो सिर्फ और सिर्फ होल नंबर ही कहलाएगा, पूर्ण संख्या ही कहलाएगी। ठीक, अब आते हैं प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं किनको कहते हैं? नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ। किसी संख्या से भाग नहीं लगता हो, वैसी संख्याएं जिसमें किसी संख्या से भाग नहीं लगता हो स्वयं और एक को छोड़कर। यानी कि वैसी संख्याएं जिसमें सिर्फ स्वयं से भाग लगे या फिर एक से भाग लगे, उसमें किसी और नंबर से भाग नहीं लग सकता हो, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो किसी नंबर से, तो उनको हम लोग प्राइम नंबर्स या फिर अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19, इसी तरीके से 23 27 29 31, ये जितनी भी नंबर्स आगे आप चले जाएं जिसमें किसी नंबर से भाग नहीं लगता हो, सिर्फ उसमें 1 से भाग लग जाए या फिर जो नंबर है उसमें खुद से ही भाग लगे, बस 2 फैक्टर हों उसके। अब आते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है? भाज्य संख्याएं कहते हैं उसको हिंदी में। कंपोजिट नंबर्स मतलब भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? 4 6 8 9 10 11। ठीक है, मतलब कि जो संख्या किसी से भी कट रही हो, एक नंबर से कट रही हो, 2 से कट रही हो, 3 से कट रही हो, 4 से कट रही हो, किसी और संख्या से कट रही हो, उसको हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर। अब है ये एक ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट, यानी कि एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है सबसे छोटा इवन यानी कि सम अभाज्य संख्या, इवन प्राइम नंबर कौन है, तो आपको कहना है कि इसमें 2 होगा। ठीक है,
अब आते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। ऑल नेचुरल नंबर्स, ज़ीरो एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स फॉर्म द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स, यानी कि सभी की सभी नेचुरल नंबर्स, जो हमने अभी आपको पहले बताया नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, तो सभी नेचुरल नंबर्स ज़ीरो और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्याओं के ऋण यानी कि निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स सभी मिलकर पूर्णांक का समूह बनाते हैं, यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है, को फॉर्म करते हैं। मतलब ये हुआ कि आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये तो नेचुरल नंबर हो गया, ज़ीरो और इधर नेचुरल नंबर थे उसके निगेटिव्स, जैसे 1 का निगेटिव -1, 2 का निगेटिव -2, 3 का निगेटिव -3, 4 का -4, 5 का -5, 6 का -6, 7 का -7। इस तरीके से जितने भी इधर नेचुरल नंबर हैं, गिनती वाली संख्याएं हैं नेचुरल नंबर, उन सभी का निगेटिव और ज़ीरो तीनों मिलाकर जो बनते हैं वो होता है इंटीजर। निगेटिव को हिंदी में ऋणात्मक बोलते हैं और धनात्मक को इंग्लिश में पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव को हिंदी में धनात्मक बोला जाता है, ठीक है। जो धनात्मक संख्याएं होती हैं उनके पहले पॉजिटिव यानी कि प्लस का साइन होता है, बट वो हम लोग डिनोट नहीं करते हैं, वहाँ पे हम लोग लिखते नहीं हैं। और जो निगेटिव नंबर होता है, ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, उसके पहले हम लोग माइनस लगा देते हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और इंटीजर्स किसे किसे कहते हैं। जल्दी जल्दी अब हम लोग जो भी ये टॉपिक्स बचे हुए हैं छोटे छोटे जो आप पहले पढ़ चुके हैं उन सबको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इवन नंबर क्या होता है, हिंदी में कहते हैं सम संख्याएं। आपको पता है कि वह नंबर जो डिविजिबल हो 2 से, यानी कि 2 से भाग लग जाता हो किसी नंबर में, देन वो इवन नंबर सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे +-2 यानी कि पॉजिटिव में रहे 2 या निगेटिव में रहेगा, दोनों आपका इवन नंबर कहलाएगा, ठीक है। +4 -4, +6 -6, इस तरह के जो भी नंबर हैं जो 2 से डिवाइड हो रहे हों वो इवन नंबर कहलाएंगे। ऑड नंबर क्या होते हैं, जिनको हिंदी में विषम संख्याएं कहते हैं, जो डिविजिबल नहीं हो 2 से, है ना। जैसे कि 1 3 5 7 ये सब क्या है, 2 से डिविजिबल नहीं है। दोनों ही पॉजिटिव और निगेटिव दोनों संख्याएं आपकी क्या हो जाएंगी, ऑड नंबर्स हो जाएंगी, ठीक है। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, परिमेय संख्या, हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। क्या होती है परिमेय संख्या? परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं, यानी कि रेशनल नंबर उस नंबर को कहा जाता है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। यानी कि p/q के रूप में लिखा जा सकता है और p और q दोनों पूर्णांक हों और q 0 नहीं हो, यानी कि p और q के रूप में उसको लिख सकते हो और p और q क्या हो, पूर्णांक हो, इंटीजर हो, जो अभी पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज़ इंटीजर। तो पी क्यू इंटीजर हो सकता है। अब इंटीजर में सभी नंबर आ जाते हैं, पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर और ज़ीरो भी आ जाते हैं, इसलिए कहा गया है कि पी तो 0 हो सकता है लेकिन क्यू 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो गया, 2/3 -4/9 -3/-4 4/-, देख रहे हैं। इस तरह के नंबर्स जो होंगे जो आपको बट्टे में बाई में फ्रैक्शन के रूप में लिखे हों, उनको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। बट एक कंडीशन होती है कि पी क्यू क्या हो, इंटीजर हो और क्यू 0 नहीं हो, ठीक है। बस अब यहाँ पे 2 पॉइंट है, जैसे हर एक पूर्णांक इंटीजर एक परिमेय संख्या है, यानी कि हर एक पूर्णांक कोई भी इंटीजर होगा वो एक परिमेय संख्या होगा। जैसे आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है क्या -4 एक इंटीजर है, बिल्कुल है। 4 इंटीजर है, बिल्कुल है। कोई भी पूर्णांक जो भी होगा, 0 एक रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, 0 एक रेशनल नंबर। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्याएं होती है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से, मतलब इनफाइनाइट नंबर में रेशनल नंबर होते हैं। कोई भी 2 रेशनल नंबर आप ले लीजिए, उसके बीच में असंख्य जो है वो वहाँ पे रेशनल नंबर लाई करता है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम 1 और 2 की बात करें तो 1 और 2 के बीच में असंख्य इनफाइनाइट नंबर में रेशनल नंबर लाई करेगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि 2 परिमेय संख्याएं दी गई हों आपको और उसके बीच में आपको एक रेशनल नंबर निकालना हो या एक से ज़्यादा निकालना हो, है ना, 2 रेशनल नंबर दे दिया गया हो और उसके बीच में आपको एक परिमेय संख्या यानी कि एक रेशनल नंबर निकालना हो या फिर n रेशनल नंबर निकालना हो, ठीक है। ये आपने 9th में प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा, अगर नहीं किया तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक परिमेय संख्या अगर निकालनी हो, जैसे मान लीजिए x और y है ना, और उसके बीच में मुझे कोई एक परिमेय संख्या, एक रेशनल नंबर निकालना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, x + y को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जो हमें नंबर आएगा वो उस 2 रेशनल नंबर के बीच का
रेशनल नंबर होगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे n रेशनल नंबर निकालना हो, मान लीजिए कि 2 से ज़्यादा, मान लीजिए 2, 3, 4, 5, 6 इतने रेशनल नंबर निकालना हो, 100 रेशनल नंबर निकालना हो, जितना भी निकालना हो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए कई सारे मेथड्स हैं, आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको एक सिंपलेस्ट जो एक फार्मूला दे देता हूँ कि x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d और इस तरीके से x प्लस nd, ये आपके रेशनल नंबर्स होंगे। बट d यहाँ पर क्या है, x तो आप समझ जाएंगे कि x पहला वाला रेशनल नंबर है और y दूसरा वाला रेशनल नंबर, इनके बीच में मुझे निकालना है। तो x प्लस डी क्या है, y माइनस एक्स बाई n प्लस 1, ये फॉर्मूला हो गया, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब जैसा कि पता है कि रेशनल नंबर को हम लोग डेसिमल नंबर में, दशमलव में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर को जो हम लोग डेसिमल में चेंज करते हैं, तो डेसिमल नंबर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसको हम लोग कहते हैं शांत दशमलव, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसको हम लोग कहते हैं अशांत दशमलव, ठीक है। शांत क्या होता है, जो रुक जाए, मतलब पॉइंट के बाद अगर उसको हम लोग कैलकुलेट करें तो पॉइंट के बाद जो है वो एक कुछ नंबर, 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर या कुछ नंबर के बाद जाके वो रुक जाए। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो रुके नहीं, ठीक है। अब उसमें भी नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो तरह के होते हैं, एक होता है रिपीटिंग और रिकरिंग, और एक होता है नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग और रिकरिंग नंबर जो होते हैं, रिपीटिंग और रिकरिंग को हिंदी में आवर्ती कहते हैं, ठीक है। तो अशांत आवर्ती हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग को अशांत कहा जाता है। इसमें भी दो तरह के होते हैं, रिपीटिंग और रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग। जैसा कि नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि जो रुके नहीं, जो टर्मिनेट नहीं होता, वो आगे की तरफ बढ़ रहा हो, ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है कि आगे की तरफ भी बढ़ रहा है, तो कैसे, रिपीट हो रहा है या रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए 1/4 है, तो क्या हो गया 0.25, है ना। 1/4 को जब डेसिमल में चेंज किया हमने तो 0.25 आया, उसके बाद तो नहीं आ रहा है कुछ, इसका मतलब ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव, क्योंकि इसके बाद कोई भी डिजिट नहीं आ रहा है, पॉइंट के बाद यहाँ पे आके रुक गया, 2 अंक के बाद रुक गया है, ठीक है। 2/3 है, तो इसको जब हम लोग ने डेसिमल में चेंज किया तो ये हो गया 0.6666, यानी कि सिर्फ 66 आता जाएगा, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, यानी कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग इसे नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत कहेंगे, ठीक है। चूंकि यहाँ पर 6 जो है वो आ रहा है कंटिन्यू, तो हम लोग इसको 0.6 के ऊपर एक लाइन ऐसे बार कहते हैं, इसको रिकरिंग कहते हैं। इसको हम लोग इससे डिनोट करते हैं। 0.6 के ऊपर बार जब हमने लगा दिया, इसका मतलब हो गया कि 0.666666, ठीक है। ये हमेशा आता रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। 0.66 जो है ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो ये किस कैटेगरी में आ गया, ये आ गया नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत कैटेगरी में आ गया। और अशांत भी कौन सा है, ये आवर्ती वाला है, अशांत आवर्ती हो गया, मतलब रिपीटिव हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, ये रिकरिंग है, ये है ना, बार बार आ रहा है। 6 जो है वो आ रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार, इसलिए इसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहेंगे। यहाँ भी देखिए जैसे 11/6 है, 1.83333 है ना, तो यहाँ देखिए 3 रिपीट हो रहा है, तो हमने 3 के ऊपर बार लगा दिया कि 3 रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। तो 1.83, चूँकि ये रिपीट हो रहा है इसलिए ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि अशांत आवर्ती में भी ये भी आ जाएगा क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। 15/7, ठीक है। यहाँ भी देखिएगा आप 2.142857, 142857, 14 इसी तरीके से आ रहा है, तो हमने 142857 जब रिपीट हो रहा है तो हमने इसको लिख दिया और इसके ऊपर हमने एक बार दे दिया, ठीक है, ताकि पता चल जाए कि 142857 बार बार रिपीट हो रहा है। इसके बाद क्या आएगा 142857, फिर आएगा 142857, 142857, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये सारे के सारे अंक रिपीट हो रहे हैं। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे हमने लिखा है 0.121121112 है ना, 11142 इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई पैटर्न नहीं है, कोई रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। हर एक बार एक नया नंबर आ रहा है और यहाँ पे ये मैंने इस तरह दे दिया कि मतलब ये ख़त्म नहीं हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो दोनों है, बट ये नॉन रिपीटिंग होगा, मतलब ये रिपीट नहीं कर रहा है अपने को, इसमें के जो अंक हैं वो रिपीट नहीं हो रहे हैं कभी। कि रेशनल नंबर को जब हम लोग डेसिमल में चेंज करेंगे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन या शांत दशमलव प्रसार होगा, या नॉन टर्मिनेटिंग अगर होता है तो उसमें भी वो रिकरिंग होगा, मतलब या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन शांत दशमलव प्रसार में होगा, या फिर वो जो हम लोग डेसिमल में चेंज करेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, यानी कि अशांत आवर्ती होगा, मतलब एक नंबर रिपीट कर रहा होगा। अगर रिपीट कर रहा है देन वो रेशनल नंबर है,
ठीक है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो आपको ये देखना है कि वो रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर रिपीट कर रहा है देन वो रेशनल नंबर है, ठीक है। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब टर्मिनेट कर जा रहा है तो भी वो रेशनल नंबर है, ठीक है। रेशनल तो समझ गए आप, रेशनल जो मैंने बताया। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, उनको हिंदी में कहा जाता है अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। अपरिमेय संख्याएं, जो संख्या रेशनल नंबर नहीं होगी वो इरेशनल नंबर होगी। यानी कि जो रेशनल नंबर की मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई है ऊपर, अगर उस फॉर्म में या उस तरीके से नहीं लिखा जा सकता है देन वो इरेशनल नंबर होगा। 3 पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है इरेशनल नंबर को अगर देखना है कि कौन इरेशनल नंबर होता है। जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, ठीक है, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो जिस नंबर को, वो इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, पहली चीज़। दूसरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन हो, मतलब कि अगर हम उसे डेसिमल में चेंज करें किसी भी नंबर को और वो डेसिमल में वो अशांत आवर्ती यानी कि जो अशांत हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीट नहीं कर रहा हो, नॉन रिपीटिंग हो, ठीक है। डेसिमल जो उसका एक्सप्रेशन है अगर हम लोग करें तो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, मतलब टर्मिनेट भी नहीं कर रहा हो, अशांत हो और रिपीट भी नहीं कर रहा हो, क्योंकि अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट कर रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो इसलिए जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, रिपीट नहीं कर रहा हो, वो हमारा हो जाएगा इरेशनल नंबर। और जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं हो, ठीक है, जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होगी वो भी इरेशनल नंबर होगी। जैसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, इंग्लिश में कहेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसे √3, √5, √11, है ना। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है आप लोग जानते हैं कि जिनका कोई जो है अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो वो एक होल परफेक्ट नंबर हो, कोई होल नंबर हो, ठीक है, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। तो कोई ना कोई नंबर उसका हो स्क्वायर रूट में। यहाँ पर नॉन परफेक्ट क्या हो, जिसका कोई भी स्क्वायर रूट निकाले तो वो एक हमारा होल नंबर नहीं हो, नेचुरल नंबर नहीं आ रहा हो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, वो क्या है, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम, ठीक है। तो अब इसमें जो एल्गोरिथम है उसको समझते हैं। Algorithm is a series of well-defined steps which gives a procedure for solving a type of problem. Algorithm क्या है, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। इसका मतलब ये हुआ कि एल्गोरिथम शब्द जो है वो सीरीज, वो क्या बताता है, एक सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, मतलब एक सीरीज है, एक श्रृंखला है, किस चीज़ की, अलग अलग वेल डिफाइंड स्टेप्स की, जिससे हमें एक प्रोसीजर बन जाता है, जिससे हमें एक प्रक्रिया मिल जाती है। किस चीज़ की प्रक्रिया, एक प्रोसीजर, किस चीज़ का, किसी एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए, ठीक है। एल्गोरिथम वर्ड क्या हो गया, ये एक वेल डिफाइंड स्टेप्स की एक सीरीज होती है जिससे हमें क्या मिल जाता है, जो हमें देता है एक प्रोसीजर, एक प्रक्रिया, किस चीज़ के लिए, किसी एक ख़ास टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एल्गोरिथम जो है शब्द, ये अल ख्वारिज़मी जो कि 9वीं सेंचुरी 9वीं शताब्दी में एक पर्शियन मैथमेटिशियन थे अल ख्वारिज़मी, उनके नाम से ही एल्गोरिथम लिया गया है, एल्गोरिथम शब्द लिया गया है, ठीक है। और अलजेब्रा किससे लिया गया है, उनकी ही एक बुक है, उस बुक का नाम आपको याद होगा, उस बुक का नाम है हिसाब अल ज़ब्र व अल मुकाबला, ठीक है। ये उनकी ही किताब लिखी गई थी और उसी किताब से अलजेब्रा वर्ड जो है वो लिया गया है, ठीक है। एक और टर्म है जिसको लेम्मा बोलते हैं, परमेयिका, हिंदी में परमेयिका बोलेंगे और इंग्लिश में लेम्मा। लेम्मा क्या होता है, परमेयिका किसे कहते हैं, इट इज़ अ प्रूव्ड स्टेटमेंट विच इज़ यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। यानी कि परमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। मतलब एक सिद्ध किया हुआ कथन है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये प्रूव्ड है, ठीक है, और इसका इस्तेमाल हम लोग दूसरे कथन को यानी कि दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में करते हैं, ठीक है। और इसी के बेस पर आपका जो अभी चैप्टर है उसमें यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम जो अभी मैंने आपको बताया एल्गोरिथम, तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम इसी लेम्मा पर या इसी परमेयिका पर आधारित है। अब नेक्स्ट क्या है, देखिए यहाँ से अब आपका जो है 10th का शुरू हो रहा है, ठीक है। जो भी अभी तक हम लोगों ने सीखा वो बेसिक था, बहुत ही ज़रूरी था जानना, वरना आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वो सब 9 से रिलेट कर रही थी, अब यहाँ से जो है न्यू चीज़ें आपको दिखेंगी। यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा हिंदी में होता है यूक्लिड विभाजन परमेयिका, ठीक है।
इसमें क्या कहा जाता है, इफ़ वी हैव गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सच दैट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये r क्या है, 0 से बड़ा और 0 के बराबर और b से छोटा। अब यहाँ पे कहते हैं हिंदी में उसको, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, r 0 से बड़ा तथा बराबर और b से छोटा। अब इसको समझिए। यूक्लिड आपने देखा कि मैथमेटिशियन है एक। यूक्लिड डिवीजन मतलब विभाजन, भाग। लेम्मा, लेम्मा अभी मैंने आपको बताया लेम्मा क्या होता है, एक प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है जिसकी मदद से हम लोग दूसरे स्टेटमेंट को, दूसरे कथन को प्रूव करते हैं, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है कि अगर हमें कोई भी दो इंटीजर दिया गया हो, कोई सा भी दो इंटीजर दिया गया होगा, तो वहाँ पर हमें q और r एक यूनिक इंटीजर भी मिलेगा। किस रूप में मिलेगा कि अगर a जो देखा जाए a बराबर बी क्यू प्लस आर होगा, जहाँ ये r जो है ना वो b से छोटा होगा, ये जो b है इससे छोटा होगा और 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। ये कुछ नहीं है, ये सिवाय आपका जो आप मैथ में जो डिवीज़न करते हैं बस वही चीज़ है। यहाँ पर डिवीज़न का जो प्रोसेस है बस उसी को एक्सप्लेन कर दिया गया है, बस थोड़ा सा इसको स्टेटमेंट में। क्या होता है डिवीज़न में, आप कोई भी नंबर लेते हैं, मान लीजिए 8 लिया, 7 और 8 ले लिया, ये मान लीजिए a है और ये मान लीजिए b है, तो a 7 है, b 8 है। अब यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए कि आप b से डिवाइड a से डिवाइड करते हैं b में, ठीक है, a से, सॉरी इसको ऐसे कर लीजिए, a इसको मान लीजिए, b इसको मान लीजिए कि a बराबर जो है वो मान लीजिए 8 है और b बराबर मान लीजिए 7 है। अब अगर 7 से डिवाइड करिएगा, आप 7 से 8 में डिवाइड कीजिएगा, 7 1 से 7 क्या आ जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। इसका मतलब 8 बराबर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 1 प्लस 1। देखिए ये किस फॉर्म में आ गया, 8 क्या है हमारा, 8 क्या है हमारा, a बराबर 7 क्या है, 7 हमारा है b और ये 1 क्या है हमारा, कोशिएंट है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं q, ठीक है। q प्लस 1 क्या है यहाँ पर, r, ठीक है। तो ये q और r जो है ये इसी के बारे में बात हो रही थी, q ये हो गया, r तो ये कहता है r जो है रिमाइंडर क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन 0 से बड़ा होगा, कितना बड़ा हो सकता है, इस b से छोटा ही रहेगा, ठीक है, इस b से छोटा रहेगा। छोटा रहता है तब ना हम आगे में हम लोग नहीं लगाते हैं। अगर मान लीजिए बड़ा हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, तब तो फिर 0 हम लोग लगा देंगे तो 0 रिमाइंडर आ जाएगा। बस यही चीज़ है, ये समझ में आ गया आपको। अगर इसमें कुछ आपको नहीं समझ में आया होगा तो मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। वैसे ये सिंपल चीज़ है जो मैंने आपको बता दिया कि एक यहाँ पर जब भी आपको कोई भी दो इंटीजर दिया जाएगा तो वहाँ पर q और r आपका एक यूनिक इंटीजर होगा, जिसमें r की वैल्यू जो होगी वो 0 से बड़ी या 0 के बराबर और b से छोटी होगी, ठीक है। यहाँ पे यूनिक इंटीजर कहा गया है, मतलब ये हुआ कि और यहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता है इस नंबर पे, यानी कि q और r की जगह कोई नहीं ले सकता है, ये आपकी जगह फिक्स है। अगर ये दोनों नंबर हम लेते हैं देन q की जगह 1, r की जगह 1, यहाँ पे जो नंबर आ रहे हैं वही आएंगे। आप कोई भी नंबर चेक कर लीजिए इसमें रख के, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं इसमें। अब नेक्स्ट आता है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या होता है ये पहले ही बता चुके हैं। एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, एल्गोरिथम का मतलब होता है कि एक इसमें वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं, जिससे एक प्रोसीजर बन जाता है, एक प्रक्रिया बन जाती है, जिसकी मदद से हम लोग कोई एक विशेष प्रकार का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एल्गोरिथम, डिवीज़न एल्गोरिथम क्या कहता है, इसमें जो हम लोग इसका यूज़ करते हैं वो यूज़ मेनली हम लोग करते हैं दो पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांकों का HCF पता करने के लिए। HCF को हिंदी में हम लोग बोलते हैं महत्तम समापवर्त यानी कि मौसो कहते हैं, ठीक है। तो मौसो निकालने के लिए हम लोग मेनली जो भी दो धनात्मक पूर्णांक दिया गया है उसका मौसो निकालने के लिए हम लोग यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम को, डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। अब इसमें स्टेप्स क्या हैं, उन स्टेप्स को एक बार देख लीजिए आप, ताकि आपको HCF निकालने में मदद मिले, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई भी दो संख्या दी गई है, मान लीजिए कोई भी दो पूर्णांक दिया गया, मान लीजिए ये पॉजिटिव है C और D,
ठीक है, सी और डी दिया गया है, जहाँ पर सी जो है वो डी से बड़ा है। ठीक है, ये याद रखना है कि सी जो है वो डी से बड़ा है। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या निकालना है, HCF ऑफ CD निकालना है, HCF ऑफ CD, यानी कि अगर इसको हिंदी में कहेंगे मॉसो CD। ठीक है, मॉसो CD निकालना है, महत्तम समावर्त। अब यहाँ पे इस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके हम लोग कैसे HCF निकालेंगे उसके स्टेप्स देखिए। सबसे पहला स्टेप्स क्या करेंगे कि हम लोग जो परमीका अभी हम लोगों ने सीखा था उसका इस्तेमाल यहाँ पर हम लोग करेंगे। ठीक है, परमीका क्या कहता है कि अगर C और D कोई एक नंबर है, ठीक है, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है C और D, तो यहाँ पर यूनिक इंटीजर जो है हमारा R और Q और R क्या होगा, लाई करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ये कि हम यहाँ पर दो नंबर लेते हैं, C और D हमने लिया, तो यहाँ पर Q और R एक नंबर आएगा। ठीक है, ये R की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 0 से बड़ी या बराबर और D से छोटी होगी। अब इसको समझते हैं यहाँ पर कि C और D, तो मान लीजिए आपका वो यूक्लिड का डिवीज़न जो लेम्मा है वो क्या कहता है कि अगर C और D कोई ये है तो C में D से अगर भाग लगाते हैं, ये पहला स्टेप हम बता रहे हैं आपको कि C बराबर क्या हो जाएगा, DQ प्लस R हो जाएगा। C बराबर DQ प्लस R होगा, जहाँ पर R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर होगी और D से छोटी होगी, इस D से छोटी होगी। ठीक है, मान लीजिए ऐसा कि R जो है वो 0 हो गया। ठीक है, ये R जो है वो 0 हो गया, अगर हम मान लेते हैं, ये दूसरा स्टेप है आपका। क्या है दूसरा स्टेप, अगर मानते हैं इफ़, यहाँ पर लिख देते हैं इफ़ R इज इक्वल टू 0, अगर R हमारा 0 हो गया तो जो हमारा D जो होगा, ये D वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का मतलब C और D का क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं HCF CD इज इक्वल टू D। ठीक है, अगर R 0 हो गया, ठीक है, अगर इस तरीके से हम लोग सेट करेंगे और R 0 हो गया तो HCF CD क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, यानी कि C और D का HCF D हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पर मान लीजिए कि इफ़ R की वैल्यू 0 नहीं होती है तब क्या करेंगे, तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, तब हम R और D के लिए, यानी कि D और R के लिए हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा का यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर वहाँ पर मुझे क्या होगा, एक कोई भी इंटीजर वहाँ पे Q और R आएगा, जिसमें R की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो हमारा यहाँ पर D है उससे छोटा होना चाहिए या उससे 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए या फिर D से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अगर ये स्टेप हम लोग तब तक करते जाएंगे जब तक हमारा R जो है वो 0 नहीं आ जाता है। ठीक है, जहाँ R 0 हो जाएगा देन जो हमारा D होगा उस टाइम में वो हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। मानते हैं यहाँ पर कि 455 और मान लीजिए कि 455 और 42 का HCF निकालना है। ठीक है, मौसा निकालना है, HCF निकालना है, निकालें, इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको आ गया। ठीक है, और इसमें आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ये बड़ा है तो इससे भाग लगाएंगे। देखिए, इससे जब हम लोगों ने भाग लगाया इसमें 455 में तो क्या हो जाएगा, 42 से कहीं 42 हो जाएगा, 3 35 आ गया। ठीक है, तो यानी कि 455 बराबर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 42 × 10, ठीक है, प्लस 35। चूँकि R क्या हो गया यहाँ पर, R हमारा 0 नहीं है। ठीक है, तो फिर R और D के लिए अब हम लोग सेट करेंगे, क्या हो जाएगा, 42 बराबर, अब 42 में 35 से डिवाइड करेंगे, 35 से 42 में डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, 35 × Q। ठीक है, Q किया प्लस R कर दिया। R यहाँ पे अभी भी 0 नहीं आया है, तो फिर R और D के लिए फिर अगला स्टेप में जाएंगे। तो अब क्या होगा, यहाँ पर 35 लेंगे, 35 इज इक्वल टू हो जाएगा 7, है ना, × 5, 7 5 से 35 प्लस 0। देखिए R की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो ये होगा हमारा D इस टाइम जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे HCF 455 42 इज इक्वल टू 7, ये हो गया आंसर। इस तरीके से हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करेंगे।
अब इसका जो अगला ये है, थोड़ा सा वीडियो बहुत ज़्यादा ये हो गया है, ठीक है। तो आपको मैं अगली जो इसकी सेकंड पार्ट होगा, इसमें मैं आपको अगली इससे आगे की चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और जो अगला पार्ट है उसमें मैं आगे की चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, आपको जो भी डाउट है आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।